Good evening. We are starting with the third chapter. So before that, we'll quickly discuss the questions of second chapter, which we have read. So here it is saying that match of the following. So Diwani rights was for collection of revenue. So right to collect revenue. Then Tiger of Mysore is Tipu Sultan. Fauzdari Adalat is criminal court, and Rani Channamma is led एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर. तो अब जैसे कोई पूछे कि रोल ऑफ वुमेन में, तो उसमें इनका नाम ज़रूर लिखें. नाउ सिपाही इज़ सिपॉय. सो ये हो गया. उसके बाद से द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगैन विथ बैटल ऑफ प्लासी 1757. देन हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर. And then Dalhousie implemented doctrine of lapse, and Maratha kingdom were located mainly in the south of Vindhyas. ठीक है, सेंटर एंड साउथ ऑफ विंध्यास में लोकेटेड थे. नाउ लेट अस सी वेदर ट्रू और फॉल्स है ये. तो इसमें किया है कि मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी. सो देखो, औरंगज़ेब जो था वो 1707 में ही डाइड. सो आफ्टर दैट द मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया. सो दिस इज़ फॉल्स. देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड. इट वाज नॉट द ओनली यूरोपियन बट ओनली ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था. और उसके बाद यूरोपियन के और कौन कौन सी कंपनी थी? सो फ्रेंच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी. देन महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब. दिस इज ट्रू. एंड देन द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड. सो दे इंट्रोड्यूस द चेंजेस. देखो, ये फौजदारी अदालत के बारे में जो था, तो चेंजेस आया, जुडिशरी में आया. उसी तरह से कलेक्टर का पोस्ट आया. So now let us discuss these questions. What attracted European trading companies to India? Spices and cotton, cloths. So अब इसमें क्या है कि तुम लोग चैप्टर को दोबारा से अगर एक बार NCERT अपना रीड करोगे, तो उसमें जहाँ जहाँ पे इसका रेफरेंस मिलेगा उससे आप लोग देख देख के लिखें. ठीक है, अभी बस जस्ट एक ओवरव्यू में जल्दी जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ. सो नाउ सी, स्पाइसेस के लिए आए थे ये लोग और कॉटन के लिए आए थे. और स्पाइस ट्रेड का कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा? तो अब देखो, स्पाइस ट्रेड और कॉटन वगैरह का जो था एक्सचेंज, तो अब जैसे टीपू सुल्तान ने बंद करवाया था, इसीलिए ये लोग एंटागोनाइज हो गए थे. ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखो. कुछ चीज़ें, स्टोरीज, जिससे कि पता चलता है कि किसके लिए आए थे. देन इसमें है कि व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. तो एक तो सबसे पहले जो फ्री ट्रेड इनको मिला हुआ था, जो फरमान मिला था, तो वो फरमान का मिसयूज हो रहा था कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा. एक वो प्रॉब्लम था. और क्या दिक्कत था? व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. तो अब उसके बाद से ये लोग फोर्टिफाई कर रहे थे चीज़ों को वहाँ पे. देन जो मिला था इनका फरमान जो मिला था, वो मिला था कंपनी को ड्यूटी नहीं देने के लिए. ठीक है, तो एक तो पहले बात की ड्यूटी नहीं देना ही एक प्रॉब्लम हो गया. दूसरी की जब कंपनी को बोला था ड्यूटी नहीं देने के लिए, तो उनके जो लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो लोग पर्सनल ट्रेड में भी उसका यूज़ करने लगे, फ्री पास का, और टैक्स नहीं भरते थे. तो ये सब उसका एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे. देन और इन सबको ना दोबारा आप लोग क्वेश्चन करते वक्त दोबारा रीड करो. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा. सो हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी. अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो करता क्या था? सामान को ले जाना है यहाँ से, वहाँ पे महंगे दामों में बेचना है. तो सामान को जब ले जाना है तो यहाँ से परचेज करना है. अब जब परचेज करना है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो वो आता था ब्रिटेन से इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. लेकिन अब जैसे दीवानी राइट्स उनको मिल गया, तो दीवानी राइट्स मिल गया तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हो गया. तो उसी रेवेन्यू जो मिलता था
ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे वो लोग खरीद लेते थे रॉ मटेरियल। तो जो ब्रिटेन से जो गोल्ड एंड सिल्वर का आना था वो कम हो गया। तो ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन दिस वे इट हैज़ बेनिफिटेड। देन एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या था कि आपको भाई अपनी आर्मी मेंटेन करनी नहीं है, हम करेंगे आपके बदले, और आप हमें उसका फीस दोगे, और फीस नहीं दिया तो थोड़ा सा एरिया ऑफ लैंड ले लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है अपने चैप्टर में। फिर और क्या बताया गया है कि इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। ठीक है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो भी आए यहाँ पे, अदालत का और पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, अब जैसे कंपनी आर्मी, फिर यहाँ पे ये लोग कैसे जुडिशरी को चेंज करने के लिए वहाँ के लोकल लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किए लोग। फिर ये यहाँ से पढ़ो वारेन हेस्टिंग्स से, और फिर इससे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1772 में न्यू जस्टिस सिस्टम आया, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, जिसमें 2 कोर्ट बना दिया गया, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये एक मस्ट राइट है उस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद से क्या बोला गया कि कंपनी का एक्सपेंशन हुआ, देयर वर 3 प्रेसिडेंसी एंड द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग एंड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिया गया, जिसमें से पहला जुडिशरी था। और उसके बाद से यहाँ पे देखो क्या किया गया है, द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। अब देखो, तो ये सब चीज़ नहीं था पहले, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद आया। ठीक है, और फिर कलेक्ट्रेट जो था बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, जो कि पहले नहीं था। तो ये चेंजेस आए उसमें। उसके बाद से कंपनी की आर्मी में भी चेंजेस आए। तो इन सब चीज़ों को समराइज करके उसमें लिखना है हमें। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सब हो गया। फिर अब देखो, डिस्क्राइब द चेंजेस अकर इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनी आर्मी। तो अब कंपोजिशन में वो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में जो था डिटेल में उसको लिखेंगे। फिर ये कुछ एक्टिविटी है, इसको आप लोग देख लीजिए। आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कैलकाटा ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू बिग सिटी। और उसके कल्चर आर्किटेक्चर के बारे में देखने के लिए बोल रहा है ये। तो यूट्यूब पे अगर सर्च करें कुछ तो आपको मिलेगा। जैसे बंगाल का आर्किटेक्चर देखो, क्या क्या फेमस बिल्डिंग है और कब बनी। तो जिस टाइम पे बना तो सबसे पहला क्या था। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग के बारे में देखो कि वो क्या था। फिर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आपको पहले भी बताया था, तो उसके बारे में देखना कि उसको कोमेमोरेट करने के लिए एक वहाँ पे स्मारक बनाया गया है, तो वो देखिए आप। तो उससे अब जैसे कोई भी सिटी है, सिटी में ये सब चीज़ें बनाई गई, ये कुछ एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया, तो ये सब वहाँ के हिस्ट्री को उनके लोगों तक पहुँचाता है। कोई यहाँ पे एक बिल्डिंग पुरानी है तो वो अब रिलेट करो इन सब चीज़ों को, ऐसा सिर्फ सुन के मत जाने दो कि भाई अब जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार या दिल्ली में या फिर कोई और भी ऐसा मॉन्यूमेंट जैसे मुगल ने कुछ बनाया, तो उन सब चीज़ों को सोचो कि भाई उस टाइम पे किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था और उन्होंने अपने पावर को शो करने के लिए कितना कितना क्या क्या बनाया। तो ये सब चीज़ें एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी भी है और पावर को भी शो करता है। और फिर अब कंपेयर करो कि अब देखो अभी भी रिसेंटली क्या क्या चीज़ें ऐसे बन रही है। जैसे सरदार पटेल का स्टैच्यू बना, ठीक है, अब ये बनने के बाद ये अब लोग ये बोलेंगे कि भाई सबसे ऊंचा स्टैच्यू है ये, तो अब इसके पीछे क्या कल्चरल और एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी तो है कि ये सब चीज़ें लोगों को ये बताएगा कि कंट्री तो उस टाइम पे जो उनका रूलर जो है वो कितना स्ट्रांग है, ये बताता है वहाँ के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स वगैरह को वो बनवा के। तो इन सब चीज़ों को देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे रानी झांसी, सिंधिया, हैदर अली, रंजीत सिंह, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सर्च करिए। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB पे भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो गूगल पे PIB पे अगर कुछ इन लोगों के बारे में राइटअप आया तो उसको भी पढ़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से फिर डिटेल में इसको लिखिए। और अब हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड।
अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी बिकम दीवान, दीवानी राइट्स मिल गया था, ये हम लोगों को पता चल गया बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। कुछ डेट्स याद रखना है, 1764 1757 क्लास ही हुआ था, तो ये 2 डेट्स याद रखो, इससे थोड़ा पर्सपेक्टिव होगा कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा था वो। अब जैसे देखो दीवानी राइट्स मिल गया, उसके बाद इसमें यही बताया होगा, अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये तो एक कार्टून, ये एक पेंटिंग बनाया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि किस तरह से दीवानी राइट्स ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा था, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन असली में ऐसा ग्रैंड सभा लगा होगा और सबके सामने में ये दे रहा होगा ऐसे लेटर, हो सकता है ज़रूरी ना हो। तो उसके बाद अब जैसे रेवेन्यू कैसे आता था कंपनी के पास, तो अब देखो इसमें हम लोग 3 तरह का रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक है सबसे पहले रेवेन्यू मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या था? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए 3 तरह का यहाँ पे सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी और रैयतवारी सिस्टम। तो उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि उन तीनों में क्या डिफरेंसेस थे, और उसके बाद ये पढ़ेंगे कि ये तीनों में प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स के बारे में। और उसके बाद से ये 3 के बाद फिर कुछ कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो का प्लांटेशन हुआ, प्लांटर्स आए और उन्होंने यहाँ पे लोगों को कैसे पीजेंट्स को पीजेंट्स मतलब जो कर रहे हैं काम फील्ड पे, फार्मर्स, तो कैसे वो लोग को परेशान किया गया और फिर उन्होंने कैसे रिवोल्ट किया, और इसके बारे में बताया गया यहाँ ब्लू रिवॉल्यूशन में, और कैसे फिर चीज़ें इम्प्रूव हुई, ठीक है, जैसे इंडिगो के बारे में बताएगा। तो ये इस चैप्टर में ये स्टोरी है, ये देख लो, इसमें बताया गया है कि इंडिगो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इंडिगो एक प्लांट है जिससे ब्लू कलर मिलता है, और जो ब्लू कलर कपड़ों में यूज़ करते थे। ये देखो यहाँ पे एक जगह ब्लू कलर का प्रिंट भी बना के दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद तो ये चैप्टर है, अभी हम लोग फिर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, थोड़ा ओवरव्यू तो मिल ही गया। तो अब देखो द कंपनी बिकम द दीवान। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान एंड द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट, ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब वही है, देखो अपना वो बताने के लिए कि कितने बड़े थे और क्या जीत लिया उन्होंने, उसके लिए एक ऐसा पेंटिंग बनवाया उन्होंने, ठीक है। तो विद द फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस, बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज ए मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग, ठीक है। असली में ऐसा हुआ नहीं होगा। द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल ट्रांसफर ऑफ दीवानी। अब देखो एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue. तुम्हारे पास एक लैंड मिल गया, एक पीस ऑफ लैंड, उस पे तुम्हारा रेवेन्यू का कंट्रोल है, तो अब तुमको ये इंश्योर करना है ना कि इस ज़मीन से उपज हो ताकि तुमको कुछ पैसा उससे मिलता रहे। तो अब इसके लिए ही ये लोग 3 तरह की सिस्टम्स को एक एक करके लगाएंगे, और पहला जो सिस्टम होगा वो होगा परमानेंट सेटलमेंट, तो उसके बारे में देखेंगे। सो दिस हैज़ टू बी डन इन ए वे। अब जैसे देखो सबसे पहले कि तुमको एक एरिया का बना दिया गया दीवान, अब वहाँ से तुमको लेना है हायर रेवेन्यू। तो इसको लेने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप अपना टैक्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि जो प्रोड्यूस हो रहा था तो ज़्यादा लेने लगो। या फिर और क्या हो सकता है, एरिया बढ़ा दीजिए। तो एरिया तो चलो तुम उस एरिया के दीवान हो तो तुमको वो एरिया मिला, तो तुम एरिया बढ़ा घटाने का अभी नहीं है स्कोप। तीसरा क्या है, तुम वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है, ताकि उपज ज़्यादा हो और फिर टैक्स वही रहेगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज द दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड और ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। सो अब ये कैसे होगा? दिस हैज़ टू बी डन इन ए वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, और फिर ए ट्रेडिंग कंपनी ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो अब देखो यहाँ पे क्या, ओवर द ईयर कंपनी जो है वो पहले तो क्या था, पहले आप किसी के यहाँ भी इंटरफेयर करोगे तो वहाँ पे लोग जो है वो एंटागोनाइज हो जाएंगे। ये लोग एलियन पावर थे, मतलब बाहर से आए हुए थे। अब जैसे बंगाल में जो भी हुआ लड़ाई झगड़ा लोकल रूलर के साथ, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ओवर द मैनी ईयर कंपनी को समझ में आ गया कि भाई अब हमें धीरे धीरे आराम से
ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत गए कहीं पे और सारा कुछ तुमको मिल गया वहाँ से और तुम ही राजा बन गए और सारा पैसा और सब कुछ मिलने लगा। ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम आए हो बाहर से, तो तुमको कोई चुपचाप एकदम कोई भी चीज़ कैप्चर करने के लिए देगा नहीं। सो उनको आराम आराम से चलना है। सो इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल द कंट्री साइड एंड एंजॉय द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। वो राजा, सो दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड। जो लोग पहले जो राजा थे उनको कंट्रोल में करना है, बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। लेकिन अब वो है कि तुम उनको बिल्कुल एकदम मार के खत्म नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। और तो कॉन्फ्लिक्ट का हम लोग एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, मैसूर में देख लिए थे, बंगाल में देख लिए थे, मराठास का देख लिए थे। 3 वॉर लड़ना पड़ा ना, एक वॉर से तो हुआ नहीं था ना खत्म। So how was this to be done? In this chapter we will see how company came to colonize the countryside. Countryside मतलब outer rural areas. So now and organize the revenue resource, redefine the rights of the people and produce the crop it wanted. अब कैसे, अब 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। कैसे ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू रिसोर्स को, राइट्स ऑफ पीपल को रिडिफाइन करना। जैसे कभी पीपल जो वहाँ पे खेती कर रहा था वो अपने आप को मालिक समझ रहा था, अब अचानक उसके ऊपर कोई एक बॉस ला के बिठा दोगे और बोलोगे कि अब से ये हो गया उसका मालिक, तो फिर राइट्स ऑफ पीपल चला गया ना। जो लोग खेती करते थे जिसकी ज़मीन पे कभी बारिश हुई, कभी सूखा पड़ा, कभी क्रॉप फेल हो गया, तो ऐसा कोई था नहीं कि उसको हटा दे। लेकिन अब किसी और को मालिक अगर बना दोगे, जैसा आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट्स चेंज हो गया पीपल का। और फिर क्रॉप्स भी वो अपने मर्जी का, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें यूरोप के लिए चाहिए, जैसे कि एक था ब्लू कलर इंडिगो से जो मिलता था, तो वो चाहिए था। तो इंडिगो जो है वो ट्रॉपिकल प्लांट है, तो फिर ये इंडिया में उग सकता है, तो इसलिए यहाँ पे उनको ये चीज़ प्लांटेशन कराना पड़ा, मतलब कराने का उनको था कि भाई इससे हमें प्रॉफिट होगा। तो अपना मनपसंद क्रॉप यहाँ पे प्लांट कराना, पीपल ऑफ राइट्स चेंज हुआ, और फिर कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू रिसोर्स को, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। Now let us see revenue for the company. The company had become the diwan, but it still saw itself primarily as traders, and it wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. ठीक है, परमानेंट कुछ ऐसा बनाना नहीं चाहते थे। सो क्या किया उन्होंने, द एफर्ट वाज इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क एज चीपली एज पॉसिबल। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय कंपनी इन बंगाल डबल्ड। ठीक है, बंगाल से जो सामान जा रहा था अब उस धीरे धीरे वो बढ़ने लगा उसका क्वांटिटी। सो नाउ बिफोर 1865 कंपनी हैड टू परचेज बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन जैसे ही रेवेन्यू राइट्स मिल गया तो रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड्स। तो पहले ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर आता था और यहाँ से सामान जाता था, अब यहीं के पैसे से सामान खरीदते यहीं पे और फिर सामान वहाँ पे लेके जाते थे और पूरा प्रॉफिट इनका। So soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. कैसे? क्योंकि artisan was deserting the village since they were being forced to sell their goods to the company at low price. जो लोग वहाँ पे बनाते थे कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह। फिर peasants जो थे वो ड्यूज नहीं दे रहे थे, ड्यूज नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, क्योंकि अब हाई रेट्स मांग रहे थे तो कैसे देंगे। फिर आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन सो साइन ऑफ कोलैप्स, क्योंकि कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे, इरिगेशन में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी जितना चाहिए। सो देन इन 1770 क्या हुआ, एक फेमाइन आया और 10 मिलियन पीपल को बंगाल में मार दिया, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। सो अब क्या हुआ कि भाई इम्प्रूव एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का ज़रूरत महसूस हुआ। ठीक है, तो अब ज़रूरत महसूस हुआ तो क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने एक ज़मींदार को, लोकल ज़मींदार को किसी एरिया का हेड बना दिया। अब ये ज़मींदार जो है उस ज़मीन से जो भी पैसा आएगा वो इधर ट्रांसफ़र करेगा और एक सेटलमेंट, ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट है उसको बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट, कि एग्रीकल्चर इंप्रूव करने का तरीका। तो उसे परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने टैक्स को फिक्स कर दिया है और ये सोचा कि इससे मैं एक लिमिटेड पैसा लूँगा और इसको छोड़ दूंगा कि भाई अब तेरा ज़मीन तू देख, मेरे को इतना पैसा दे दे बस। लेकिन हुआ ये
ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई हम इससे इतना ले लेंगे, लेकिन ये जो बीच में जो है ज़मींदार है इसको लगेगा कि अब मेरे को तो इसको इतना ही देना है, तो मैं यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ाता जाता हूँ और अपनी इनकम बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा हुआ नहीं, ज़मींदार ने कोई भी स्टेप नहीं लिया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, और प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं। और ये लोग कभी कभी, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं लेकिन इनको तो एक फिक्स्ड अमाउंट में जाना था पैसा, कभी कभी ये फिक्स्ड अमाउंट में पैसा नहीं भी जा पाता था, तो फिर ये ज़मींदारी का ऑक्शन होता था, बोलता था अब तुम हटो, कोई दूसरा ज़मींदार आएगा, वो अच्छे से काम करेगा और मेरे को पैसा देगा। तो इस तरह की चीज़ चल रही थी वहाँ पे। तो अब देखो इसमें क्या दो प्रॉब्लम क्या आया, अगर जो ज़मींदार था वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम कर देता तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती और अपना वो रिच होता रहता और कंपनी को एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने स्टेप्स लिए नहीं इम्प्रूव करने का एग्रीकल्चर। और तो जो परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स रेट था उतना तो वो लोग दे भी नहीं पाए, और जब नहीं दे पाता था तो उसका ऑक्शनिंग हो जाता था कि भाई चलो दूसरा ज़मींदार आए। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं इस पैराग्राफ में। सो इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रूइंस कुड द कंपनी ऑफ बी सर्टेन ऑफ देयर रेवेन्यू, क्या तुम इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही तो तुमको क्या रेवेन्यू प्रॉपर मिलेगा? नहीं मिलना है, तो फिर इकोनॉमी को इम्प्रूव करो, कैसे करोगे? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। आज भी ऐसा सिनेरियो है। सो अब नाउ हाउ वाज दिस टू बी डन? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। अब देखो, बाय द टर्म ऑफ दिस सेटलमेंट राजा एंड तालुकदार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, उनको जमींदार रिकॉग्नाइज किया गया, और दे वर आस्क्ड टू कंट्रोल द रेंट, टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब इसमें क्या हो रहा है कि द अमाउंट पेड वाज फिक्स्ड, जो एक्सप्लेन किया कि कंपनी को एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, आपको ज़मीन अलॉट कर दिया, अब आप पीजेंट से काम कराइए, पैसा लीजिए, इनको भी दीजिए और खुद भी लीजिए, ठीक है। अब इसको फिक्स देना है तो खुद तुमको ज़्यादा चाहिए तो तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो नाउ सी, they were asked to collect the rent from the peasants and pay revenue to the company, and the amount to be paid was fixed, and this is that is it is not to be increased ever in future। important point है, इसको ध्यान से याद रखो कि परमानेंट सेटलमेंट में इंक्रीज नहीं होना है। It was felt that this could ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदार to invest in improving the land। ठीक है, कॉमन सेंस ऐसा ही होना भी चाहिए था। लेकिन since the revenue demand of the state was not to be increased, जमींदार would benefit from increased production of land। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट में कंपनी ऑफिशियल्स को धीरे धीरे पता चला कि जमींदार वाज नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, रेवेन्यू जो फिक्स था वो इनिशियली ही उन्होंने बहुत हाई फिक्स कर दिया था, तो कुछ जमींदार को वो हाई रेंट भी देना में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हुआ, न्यूमरस जमींदारी वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। सो फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी सिचुएशन चेंज। अब क्या हुआ, प्राइस ऑन द मार्केट रोज। 1800 में स्टार्टिंग के मार्केट प्राइजेस इंक्रीज हुआ एंड द कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। अब इसका मतलब क्या है कि दिस मींट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब एक समय आया जब इनका रेट ही बढ़ने लगा और तुमने रेंट फिक्स करके रखा था, तो ज़मींदार को ज़्यादा मिलने लगा ना इस चीज़ से, क्योंकि उसको तो इतना ही देना है। कोई 100 रुपये की चीज़ थी और यहाँ पे देना था 50 रुपया, अब ये 100 रुपये की चीज़ हो गई 1000 और यहाँ पे अभी भी देना है 50 ही, तो 950 हो गया ना अर्निंग इसका। जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो इसके कारण क्या हुआ कि अब भाई कंपनी को लगा कि यार मार्केट रेट तो बढ़ गया लेकिन मेरे को तो उसका फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो दिस मींट इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैज़ बीन फिक्स परमानेंटली। इवन देन जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट कि भाई अब तो इतना पैसा मिल रहा है, अब कम से कम इंप्रूव कर लो, लैंड इरिगेशन करा लो ठीक से। Some had lost their lands in the earlier year of settlement. Others now saw the possibility of earning without trouble. कि भाई अब तो पैसा बढ़ ही गया, मेरे को पैसा मिल ही रहा है, मैं क्यों मेहनत करूं? And the risk of investment. As long as zamindars could give out the land to the tenant and get the rent, they were not interested in improving the land. ठीक है? तो अब देखिए, on the other hand, in the villages, the cultivator found their system oppressive.
क्या था, रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, कभी भी हटाया जा सकता है। सो टू पे द रेंट ही हैड टू टेक द लोन। अब देखो तुमको ज़मीन से हटा देगा अगर तुम रेंट दोगे नहीं, तो जिस साल फसल नहीं हुई अच्छी या तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कम है तो तुम क्या करोगे, लोन लेके भी दे दो कि भाई कम से कम मेरी ज़मीन तो बची रहे। सो एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वाज इविक्टेड, उसको हटा दिया जाता था लैंड से विच ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पीपल्स का राइट्स भी तो चेंज हुआ ना ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। सो अब देखो एक नया तरीका, ये नया तरीका क्या है, ए न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। ये ऊपर वाला तरीका था परमानेंट सेटलमेंट, इसमें टैक्स रेट फिक्स्ड, शुरू में ज़मींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को लगा कि जो ज़मींदार होंगे वो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर अर्ली 1800s में क्या हुआ, तुम्हारा रेट बढ़ गया, मार्केट में प्राइजेस बढ़ गया प्रोड्यूस का, और फिर कंपनी को क्या लग रहा है कि अब मेरे को इसका फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। सो नाउ एक नया सिस्टम आया। अब वो नया सिस्टम क्या है, बाय द अर्ली 19th century मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वर कन्विंस दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैज़ टू बी चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि हम रेवेन्यू को फिक्स परमानेंटली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा नीड्स भी तो बढ़ता जा रहा है ना। सो इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी most of the area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised a new system which came into effect in 1822. Holt Mackenzie का नाम याद रखो। He felt that the village was an important social institution in India, in Indian society. So हम लोग क्यों ना विलेज से ही बात कर लें। अब विलेज में क्या था, एक विलेज के एक हेडमैन से ये लोग टैक्स लेंगे और विलेज हेडमैन बाकी गांव वालों से टैक्स लेगा, और इन लोगों ने विलेज बाय विलेज असेसमेंट करके कि हाँ ये यहाँ की ज़मीन अच्छी है, यहाँ उपजाऊ ज़्यादा है तो यहाँ टैक्स ज़्यादा, यहाँ टैक्स कम, ऐसा करके इन्होंने प्रॉपर सर्वे किया। सो अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्ड द कस्टम्स एंड द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। अब इसमें हो क्या रहा है, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ ईच विलेज। विलेज का मतलब महल होता है, तो इसलिए इसका नाम महलवारी सिस्टम था। सो हम नाउ सी, यहाँ पे अब ये प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीका है ना टैक्स कलेक्शन का। इसमें क्या हो रहा है, हर एक विलेज में गए, वहाँ से कितना मिल सकता है एस्टिमेट लगाया। पहले क्या था, ज़मींदार को बोले मुझको इतना चाहिए, अब तुम्हारे पास जो ज़मीन है जैसे है अपना ला के दो मेरे को, लेकिन ये थोड़ा साइंटिफिक है। सो दिस डिमांड वाज टू रिवाइज पीरियडिकली और नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। ये पॉइंट भी याद रखो कि परमानेंट सेटलमेंट में और महलवारी सिस्टम में डिफरेंस क्या था, तो ये चीज़। फिर द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब यहाँ पे जमींदार नहीं था, विलेज हेडमैन था रादर देन द जमींदार। सो दिस सिस्टम इज नोन एज महलवारी सिस्टम। अब एक और नया सिस्टम दूसरी जगह पे लगाया इन्होंने, वो है मुनरो सिस्टम, या इसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देर वर सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि भैया परमानेंट सेटलमेंट तो देख लिया, क्यों हम लोग एक फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं ले सकते, हमारी नीड्स बढ़ेगी और मार्केट के रेट्स भी बढ़ेंगे, तो मेरे को अपना रेवेन्यू रेट्स को भी रिवाइज करना होगा टाइम टू टाइम। सो परमानेंट सेटलमेंट का एक अल्टरनेट है ये महलवारी सिस्टम और दूसरा मुनरो सिस्टम। सो नाउ लेट अस सी कि द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू नोन एज रैयतवाड़ी एंड इट वाज ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कहाँ पे किया था इन्होंने, in the area that were taken over by the company after the war with Tipu Sultan. So subsequently developed by Thomas Munro. तो अलेक्जेंडर रीड का नाम याद रखो, थॉमस मुनरो का नाम याद रखो, एंड दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ये सिस्टम था। इस सिस्टम में था क्या, अब रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स, ठीक है, जमींदार थे नहीं। सो द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर। अब यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली कल्टिवेटर से कि भाई हाँ तुमको इतना देना है तुम दे दो। पहले क्या था, एक विलेज के सारे कल्टिवेटर्स विलेज हेडमैन को देते थे और वो देता था। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार जो था वो कलेक्ट करता था। सो रैयतवाड़ी में एवरी रेयोत कल्टिवेटर्स, रेयोत का मतलब कल्टिवेटर्स, उससे हम लोगों का एग्रीमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड had to be made directly with the cultivator who had tilled the land for generation, and this field had to be
केयरफुली सेपरेटली सर्वेड, और यहाँ भी सर्वे के बाद ही इन्होंने असेसमेंट किया कि इतना देना है. सो मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रेयोट्स अंडर देयर चार्ज. अब इससे क्या होगा, एक तो तुम जब डायरेक्ट रेयोट्स के कांटेक्ट में रहोगे तो वहाँ का पल्स जान पाओगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और तुम अगर उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो फिर वो तुम्हारा पावर को प्रॉपर रिस्पेक्ट करेगा और रिवोल्ट नहीं करेगा. सो नाउ व्हाट इज देयर इज all was not well. Within a few years after the new system was imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from the land, एक तो पहला कि हमें लैंड से ज़्यादा इनकम निकालना है. रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई रेवेन्यू ऑफिशियल वर फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड, ज़्यादा डिमांड वो करते थे. फिर पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, रेयोट्स जो थे वो भाग गए, विलेज जो था वो खाली हो गया. सो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड कि नया सिस्टम ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. ठीक है, क्योंकि अब जब सस्टेनेबल यूज नहीं करोगे तो जो सिस्टम है वो कोलैप्स करेगा ही. वैसा यहाँ भी हुआ, कम लेते, रेवेन्यू कम लेते, और उसके बाद से लोगों को बोलते कि चलो जो भी है तुम अपना इम्प्रूव करते रहो. मे भी ये होता कि टैक्स के साथ साथ ये बोलते हैं कि एक फिक्स परसेंटेज तुमको एग्रीकल्चर के इरिगेशन में तुमको लगाना ही है. अगर ऐसा बोल देता और फिर बोलता थोड़ा मेरे को तो थोड़ा एग्रीकल्चर रेवेन्यू में लगा, और फिर जमींदार को बोलता तू लो, नहीं तो विलेज मैन और रेयोत से बात करके बोलता कि ठीक है तुम इतना दो मेरे को, इतना तुम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में लगाओ. तो ये इंश्योर हुआ नहीं, तो किसी ने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम किया नहीं वहाँ पे. सो कुछ अच्छा इसका रिजल्ट निकला नहीं. सो नाउ अब देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने ये 3 सिस्टम पढ़ लिया. अब नाउ क्रॉप्स फॉर यूरोप आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसमें इंडिगो के बारे में दिया गया है कि कैसे इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो यहाँ पे ऑपरेसिव टेक्निक से लोन के जाल में फंसा के यहाँ के पीजेंट्स को इंडिगो का खेती करवाते थे. सो दिस विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.